Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 18 मई 2024 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में हम केवल इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर ही फोकस नहीं करते। इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ जो भी रेलिवेंट सोर्सेस हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट, हिंदुस्तान टाइम्स, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को विद प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। तो दोस्तों हर एक पर्टिकुलर एनालिसिस को अलग अलग जगह देखने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग वेबसाइट्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको एक ही वीडियो में इंटीग्रेट करके प्रोवाइड करवाई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेक्चर के लास्ट में आपको टेस्ट भी दिया जाएगा। देखो अब आपका काम है उस टेस्ट को ऑनेस्टी के साथ में अटेम्प्ट करना। पूरे लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ में अगर सुनते हो तो आपके मेमोरी पावर को भी बढ़ाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो आप सुनोगे समझोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ेगी। उसी के बेसिस पे लास्ट में टेस्ट को अटेम्प्ट करना। जो भी स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आपको बड़ा रिजल्ट देंगी। क्योंकि यहाँ पे डेली टेस्ट लगाओगे आपकी हैबिट हो जाएगी। अब एग्जामिनेशन में अगर आप जाते हो बैठते हो पेपर देने के लिए तो आपको लगेगा यार ये काम मैं बहुत समय से डेली कर रहा हूँ, वो भी मॉर्निंग में 5 बजे उठ के कर रहा हूँ। तो दोस्तों वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ज़्यादा पुश करेगी आपके रिजल्ट के तौर पर बाकी सारे एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, बाकी हर रोज़ मॉर्निंग में 5 बजे आपको ये वीडियो मिल जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मॉर्निंग में उठने की हैबिट बनाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे जैसा एनवायरनमेंट आपको सूटेबल रहेगा आपके लिए वैसा सही है, बट ज़्यादा लोग मॉर्निंग में उठेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको पता होगा कल वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा। वीडियोस डेली आएंगे, अब ये वीडियोस कभी रुकेंगे नहीं, ये वाले स्पेशली मॉर्निंग वाले। तो जो भी कल के आर्टिकल्स होंगे जो छूटे होंगे उनको हम आगे वाले वीडियोस में ऐड कर देंगे। जैसे आज के वीडियो कल के वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके सारा काम आपका साथ में ही निपट जाएगा। बाकी अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे सारे पीडीएफ्स डाउनलोड कर पाओगे, चाहे वो आपका द हिंदू न्यूज़पेपर का ही क्यों ना हो, चाहे आपका इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स का ही क्यों ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन की। आर्टिकल नंबर 1 जो कि जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात हो रही है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के बारे में। सवाल यह है ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम क्यों न्यूज़ में बना हुआ है। हर एक आर्टिकल में दोस्तों जो आपको इंपॉर्टेंट खबर है कि आखिरकार वो न्यूज़ में क्यों है, तो वो न्यूज़ आपको ऊपर इस तरीके से ब्लू लाइन में दिखाई पड़ जाएगी। उसके नीचे का जो डेटा होगा वो सारा आपका बैकग्राउंड डेटा होगा जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो खबर यह है कि हाल ही में रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड शार्दूलोका, इन तीनों चीज़ों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के अंदर में इंक्लूड किया गया, जिस वजह से ये न्यूज़ में है, जिस वजह से ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम खबरों में बना हुआ है। अब ये प्रोग्राम है क्या? ये प्रोग्राम यूनेस्को के थ्रू 1992 में जो कुछ इनिशिएटिव्स लाए गए थे उसी इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा है। तो कहने का मतलब है यूनेस्को का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर जो इसका मेन पर्पस है वो क्या है? इसका पर्पस है जो भी डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर आप देखोगे बहुत सारी एपिक्स हैं, ठीक है, जो हमारी धरोहर है बेसिकली, उनकी प्रोटेक्शन करना। तो जैसे अभी रामचरितमानस, पंचतंत्र की बात हो रही है तो इनको इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया, इस पर्टिकुलर यहाँ पर कह सकते हो रजिस्टर के अंदर में इनको इंक्लूड किया गया है, जिससे एक पहचान बढ़ेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, दुनिया भर के लोग यहाँ पर इसके बारे में और जानेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी। तो इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है? जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज हैं, ठीक है, उनके बारे में लोगों को जागरूक करवाना, उनकी प्रोटेक्शन करना। जैसे आपका वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है ना, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, पता होगा। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कई सारे मॉन्यूमेंट्स को लाया जाता है, ऐड किया जाता है, ताकि वो जो मॉन्यूमेंट्स उनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन किया जाए, लोगों को इसके बारे में और जानकारी दी जाए। तो ये जो लिस्ट है ये आपके इंपॉर्टेंट नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज साइट्स को इंक्लूड करता है। उसी प्रकार से ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, सॉरी फूड बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम के अंदर में जो भी हमारे ये हेरिटेजेस हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री हेरिटेजेस, उनको इसमें लाया जाता है ताकि उनको भी प्रोटेक्शन दी जाए। तो इसका मेन मकसद तो आप समझ गए कि हाँ, प्रॉपर इनको प्रोटेक्ट करके रखना, यूनिवर्सल एक्सेस लोगों को देना और लोगों में इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना। ठीक है, अब यहीं पर एक और बॉडी आती है, इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी।
दोस्तों ये जो कमेटी है ये एक मेन बॉडी है जिसकी मेन जिम्मेदारी क्या है, यूनेस्को को एडवाइस करना। एडवाइस किस चीज़ को लेकर करना कि ये जो प्रोग्राम है इसको कैसे लागू करना है, इसमें कैसी प्लानिंग होगी, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, उसको लेकर एडवाइस करने का काम इस कमेटी का है। तो इस कमेटी का भी इस प्रोग्राम में एक अहम रोल हो जाता है। इस कमेटी में टोटल 14 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर में सर्व करते हैं। और इन 14 मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करने वाली बॉडी है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल। बॉडी नहीं है, बेसिकली यूनेस्को बॉडी है, उसके डायरेक्टर जनरल इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया दोस्तों? अब आगे आते हैं। अब जैसे मैंने बोला, इंडिया के इन 3 आइटम्स को इस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया। सबसे पहली चीज़ रामचरितमानस। अब रामचरितमानस के बारे में हर एक व्यक्ति को पता होगा किनके थ्रू लिखा गया है। तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस लिखी थी 16वीं सेंचुरी में, अवधी भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है, जो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा बोली जाती थी लखनऊ, प्रयागराज और अयोध्या वाले डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में। दूसरी जो चीज़ इसमें ऐड की गई है वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र हमारे एंशिएंट इंडिया का ये क्या है? यह है कलेक्शन ऑफ फेबल्स। इसको संस्कृत में लिखा गया है। इसमें अलग अलग 5 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। हर एक सेक्शन ने अलग अलग सिद्धांत के ऊपर फोकस किया है और माना जाता है ये लिखा गया था विष्णु शर्मा जी के थ्रू। फिर नीचे आपको देखने को मिलेगा शारदीय लोकालोकन। तो ये क्या है? ये एक संस्कृत कमेंट्री है। किस चीज़ के ऊपर? ये संस्कृत कमेंट्री है ध्वन्यालोक के ऊपर में। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको अभी इस प्रोग्राम में ऐड किया है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। दुनिया भर में इसके बारे में और जानकारी फैलेगी। क्लियर? चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में बात हो रही है आर्मर्ड सेलिन कैटफिश के बारे में। ये मछली अभी न्यूज़ में है, थोड़ी खतरनाक सी है। आगे इसके ज़्यादा फोटोज़ नहीं है, तो यहीं पर इस फोटो को अच्छे से समझ लो, देख लो, ताकि जो जो बातें मैं इसके बारे में बताऊंगा आपके ध्यान में बैठती चली जाएं। समझ गए? ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपके ब्रेन पावर को बूस्ट करेंगी। अब जैसे इस फिश को अगर हम देखें तो इसके बॉडी जो है वो काफ़ी ठोस है। इसको नाम दिया गया कैटफिश क्योंकि इसका जो कलर है वो कैटफिश के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। बॉडी पे कई सारे कांटे हैं, पीछे आपको यहाँ पे नुकीला कांटा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो जाल होता है ना जिसमें मछली पकड़ते हैं उसको काट भी देती है ये मछली। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है? CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम की जो बॉडी है, इसके जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने ये पाया कि ये वाली जो कैटफिश है दोस्तों, ये हमारी वाटर बॉडीज़ में स्पेशली ईस्टर्न घाट्स में तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। और जितनी ज़्यादा ये मछलियाँ होंगी उतना ज़्यादा हमारे इकोसिस्टम को डैमेज करेंगी, उतना ज़्यादा यहाँ पर जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं दोस्तों, मछुआरे हैं, उनको नुकसान होगा। उनके जाल वगैरह ये काटती चली जाएंगी और इनकी संख्या बढ़ रही है। इस वजह से ये अभी हाल ही में चर्चा में आई। ठीक है, खबर क्लियर हो गई। अब ये एग्जाम में तो आएगी नहीं खबर। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये बैकग्राउंड डेटा। कैटफिश के बारे में हर एक स्पेसिफिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इस कैटफिश को दोस्तों हम लोग बोलते हैं राकाश्योर डेविल फिश। इसका साइंटिफिक नेम अगर आप देखोगे तो ये है पैट्री गोप्लेक्स। ये एक प्रकार की इन्वेजिव स्पीशी है। ध्यान रखिएगा, इन्वेजिव स्पीशी वो स्पीशीज होती हैं जो बाहर से इंट्रोड्यूस की गई हैं, हमारे यहाँ पर नहीं पाई जाती। ये बाहर से लाई गई थी प्रजाति और आज तेजी से बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो वर्ड ध्यान रखिएगा, इन्वेजिव स्पीशी। अब दोस्तों ये जो कैटफिश है इसका जो डाइट वगैरह है वो काफ़ी अलग है और उसी के बेसिस पर ये ऐसी कंडीशन में रह लेती है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी हो जाए, उस कंडीशन में भी आराम से यहाँ पर ये रह सकती है। ये इसकी जो फीचर्स वगैरह ये आपको नजर आएंगे। इस वाली मछली को सबसे पहली बार यहाँ पर लाया गया था। किस लिए? रीज़न क्या था? रीज़न ये था क्योंकि इसके अंदर ये सक्षमता थी कि जो एल्गल ग्रोथ होती है दोस्तों टैंक्स के अंदर में, जो हमारे टैंक होते हैं, एक्वेरियम होते हैं, उनके अंदर जो एल्गल ग्रोथ होती है, जो काई जमती है, उसको ये साफ कर सकती है। ये ताकत यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिली, जिसके बेसिस पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और यही प्रजाति आज इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि आज हमें उल्टा नुकसान पहुँचा रही है। इवन यहाँ पर आप देखोगे जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, इन्होंने 14 स्पीशीज़ की लिस्ट बनाई है और उन 14 स्पीशीज़ को एज अ इन्वेजिव स्पीशी का डेजिग्नेशन दिया कि ये स्पीशीज़ इन्वेजिव हैं, बाहर से लेकर आई गई हैं, लेकिन आज हमारे लिए खतरा साबित हो रही हैं। इसमें से जो इन 14 में से जो 6 स्पीशीज़ हैं दोस्तों, ये बेसिकली यहाँ पर फिश से ही रिलेटेड आपको देखने को मिल जाती हैं। समझ गए? अब पता है प्रॉब्लम क्या है? ये मछली कैटफिश आज के समय पर बढ़ रही है, इसका इंपैक्ट पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में। क्यों? क्योंकि ये इन्वेजिव स्पीशी है, बाहर से लेकर आई गई, हमारे लिए खतरा साबित हो रही है। और कर क्या रही है? हमारे देश में जो पाई जाने वाली मछलियों की प्रजाति है उनको खाने का काम कर रही है
है ना, उनकी पॉपुलेशन कम कर रही है। इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन हमारी वाली जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। प्लस जो मछुआरों के मछली पकड़ने वाले जाल होते हैं दोस्तों, उनको काट देती हैं ये मछलियाँ। ये खतरनाक है क्योंकि इनकी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, बहुत शार्प है, बहुत मजबूत बॉडी बताई जाती है इनकी, और मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है इन फिश की, कोई लेता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। तो इस चीज़ के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो कई बार मछुआरों को भी इंजरी हो जाती है, उनको भी दोस्तों ये मछलियाँ घायल कर देती हैं कई सारे केसेस में, जिस बेसिस पे आज के समय पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आपको नज़र आएंगी। ठीक है, आगे आते हैं एक और रेलिवेंट आर्टिकल पर। बात हो रही है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है प्लेसेस इन न्यूज़ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल प्रीलिम्स में बनते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर आज के समय पर न्यूज़ में है, क्यों? खबर ये आई थी कि हाल ही में बहुत सारी यहाँ पर कुछ मछलियाँ थीं और उन्हें एक जहाज़ को सीधा पानी के अंदर ढकेल लिया, खींच लिया, लेकिन यहाँ पर जो उसमें जहाज़ में क्रू मेंबर थे उनको बचा लिया गया। ये पूरा इंसिडेंट हुआ स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के पास में। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर हाल ही में न्यूज़ में आया, और दोस्तों ये कई सारे और भी केसेस की वजह से चर्चाओं में बना रहता है। कई क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो आपको आगे पता चलेगा जब आप टेस्ट लगाओगे, लेकिन अभी के लिए अच्छे से सुनना। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर क्या है? एक स्ट्रेट क्या होता है दोस्तों? एक पतला सा रास्ता जो दो बड़े समुद्रों को जोड़े। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ये बात तो आपको रट चुकी होगी। ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, ये आपका हो गया मेडिटेरेनियन सी, और ये हो गया अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा स्ट्रेट कर रहा है? वो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कर रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लोकेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो लोकेशन को देखने के लिए ये वाला मैप परफेक्ट है। ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है हमारा, ये मेडिटेरेनियन सी है, इधर अटलांटिक ओशन है। तो दोस्तों स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के जस्ट नीचे साउथ में देखोगे तो मोरक्को, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, ये आपको नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोरक्को ये हो गया, ऊपर इसके स्पेन हो गया। ठीक है, ये स्पेन हो गया। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में दोस्तों यहाँ पर ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर देखने को मिलेगा। लोकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो इधर ये यूरोप और ये हो गया अफ्रीका, यानी कहोगे अभी तो स्पेन और मोरक्को की बात कर रहे थे, हाँ वो हम देश की बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंट की। तो ये पूरा कॉन्टिनेंट तो यूरोप है ना, नीचे ये अफ्रीका है, इस कॉन्टिनेंट में ये वाला देश स्पेन है, अफ्रीका का ये वाला कंट्री जो है वो मोरक्को है। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों कॉन्टिनेंट, जब आपसे पूछा जाएगा कॉन्टिनेंट तो ध्यान रखिएगा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका के बीच में। जब पूछा जाएगा कंट्रीज तो स्पेन और साथ ही साथ मोरक्को के बीच में। सवाल यह है ये स्ट्रेट बना कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? कुछ स्टडीज हमें ये बताती हैं कि ये जो स्ट्रेट है ये कैसे बना। ये बना ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द अफ्रीकन प्लेट टुवर्ड्स द यूरोपियन प्लेट। आपको पता है जमीन के नीचे यहाँ पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूव करती रहती हैं, जिनकी वजह से कई सारी एक्टिविटीज हमको नजर आती हैं। तो ये अफ्रीकन प्लेट नीचे से ऊपर उठकर आई यूरोप प्लेट के पास में, तो ये प्लेट ऊपर धीरे धीरे घिसक के आ गई, जिसके चक्कर में यहाँ पर ये स्ट्रेट है, ये पतला सा रास्ता बन गया स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ये चीज़ यहाँ पर दोस्तों कुछ जियोलॉजिकल स्टडीज़ हमको बताती हैं। क्लियर, आगे आते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट भी है जहाज़ों के लिए, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। प्लस ये एक इंपॉर्टेंट रास्ता भी है जहाँ से नदर्न अफ्रीका, सदर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया, ये सभी पर्टिकुलर रीजन्स कनेक्ट हो रहे हैं। और इसी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट आता है, एक बंदरगाह आता है। वो बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? मोरक्को का बंदरगाह है, मोरक्कन पोर्ट ऑफ तांगेर मेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तांगेर मेड नाम का ये पोर्ट है जो कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के जस्ट पास में आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। चलिए एक और आर्टिकल, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी। बात हो रही है एक्सरसाइज तरकश के बारे में। हाल ही में ये अभ्यास न्यूज़ में आया है। अभ्यास को लेकर कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, पता होगा। तो खबर यह है कि इंडिया और अमेरिका दोनों के बीच में जो ये जॉइंट एक्सरसाइज है, जो ये जॉइंट अभ्यास हमको देखने को मिला है, ठीक है, यही है एक्सरसाइज तरकश। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज अभी हो रही है भारत और अमेरिका के बीच में, ताकि जो शहर में टेररिज्म है उससे यहाँ पर काउंटर किया जा सके। अब ये एक्सरसाइज जल्दी समाप्त होगी कोलकाता में, जिस वजह से ये न्यूज़ में बनी हुई है। तो एक्सरसाइज तरकश को लेकर सबसे पहली बात दोस्तों, ये अभ्यास जो हो रहा है ये 7वां एडिशन है। ये किस किस के बीच में हो रहा है? इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस की यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। ठीक है, इन दोनों कह सकते हो बॉडीज के बीच में यह अभ्यास चल रहा है। और इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल 2024 में।
अभी हमारा यहाँ पे मई का महीना समाप्त होने वाला है। समाप्त क्या, अभी तो काफ़ी दिन बचे हैं, लेकिन अभी दोस्तों हो क्या रहा है, कोलकाता में ये एक्सरसाइज शुरू हुई, अब समाप्त होने ही है। तो नाम है एक्सरसाइज तरकश। क्वेश्चन कैसे बनता है कि बताओ भाई एक्सरसाइज तरकश कौन से दो देशों के बीच में कंडक्ट की जाती है? तो उत्तर है इंडिया और यूएसए। सवाल यह है इस अभ्यास का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दोस्तों है कि आपस में जो स्पेशल फोर्सेस हैं इन दोनों देशों की, जो आपस में मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट कर रही हैं, उनके बीच में रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करना, उनके बीच में कॉपरेशंस को बढ़ाना। सिंपल सी बात है भाई, दोनों देशों की फोर्सेस सब साथ में मिलकर काम करेंगी तो इससे दोनों देशों के बायलैटरल जो कॉपरेशंस होते हैं, स्पेशली डिफेंस रिलेशंस होते हैं, वो मजबूत होते हुए नजर आएंगे। प्लस ये जो पर्टिकुलर पूरा इवेंट देखने को मिला है, जो एक्सरसाइज देखने को मिला, इसमें दोनों देशों की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर कर रही हैं, अपनी टेक्निक्स को शेयर कर रही हैं, नए प्रोसीजर्स को शेयर कर रही हैं। ठीक है, अगेन इससे भी क्या हो रहा है, चीज़ें और ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। कहीं पर कह सकते हो कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है तो हम कैसे चला सकते हैं, वो सारी प्रैक्टिस यहाँ पर की गई है इस अभ्यास के अंदर में। क्लियर? चलिए एक और टॉपिक, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द हिंदू न्यूज़पेपर में भी ये पब्लिश किया गया था, सभी अखबारों में ये ऑलरेडी छप चुका है। तो मैटर है क्या दोस्तों, यहाँ पर 14C, ध्यान रखिएगा 14 नहीं, इसको बोलेंगे I4C, I और 4C, ICCCC, ये हो गए यहाँ पर 4C, इस वजह से इसको I4C बोला जा रहा है। अब ये कैसे समझना है, I से हो गया इंडियन, एक C से हो गया साइबर, दूसरे C से हो गया क्राइम, तीसरे C से हो गया कोऑर्डिनेशन और चौथे C से हो गया सेंटर। तो I4C दोस्तों यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जा रहा है। I4C ने, यानी ये जो पर्टिकुलर सेंटर है, इस सेंटर ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में कोलैबोरेट करके 1000 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा जो स्काइप की आईडीज़ हैं वो यहाँ पर ब्लॉक की हैं। क्यों? वो आईडीज़ कहीं ना कहीं ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन ऐसे केसेस में फंस रही थी। इस चक्कर में यहाँ पर वो घोटाले वाली आईडियों को ख़त्म किया, ब्लॉक किया, जिस वजह से दोस्तों ये बॉडी न्यूज़ में है I4C, क्योंकि इसी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट करके ये कदम उठाया। चलिए अब बात करता है I4C के बारे में। ये जो पर्टिकुलर सेंटर है जो साइबर क्राइम से लड़ने में मदद करता है, इस सेंटर को बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। ये वो बॉडी है जो कि साइबर क्राइम से डील करती है हमारे देश के अंदर में। कोई भी साइबर क्राइम का इशू है, जहां पर कंप्यूटर से हैकिंग का इशू आ रहा है या लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसा कोई पर्टिकुलर इशू है तो उन मामले को लेकर डील करती है ये बॉडी। ठीक है, इस बॉडी का मेन मकसद है जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनके साथ में कोई भी साइबर क्राइम होता है तो ऐसे इश्यूज को टैकल करना, साथ ही साथ में जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ में एक अच्छे रिलेशंस को डेवलप करके रखना। प्लस ये जो I4C का कोऑर्डिनेशन सेंटर है दोस्तों, ये कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में यहाँ पर इसका सेंटर लोकेटेड है। फंक्शंस की बात करेंगे तो पता चल ही चुका है भैया, साइबर क्राइम के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ना, प्लस यहाँ पे कुछ जो हमारी कह सकते हो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनमें क्या क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या, उनके ऊपर रिसर्च करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी चाहिए उसको डेवलप करना, ताकि साइबर क्राइम जैसे मुद्दों को सही तरीके से टैकल किया जा सके। समझ गए? प्लस हमारे साइबर लॉज जो हैं उन कानून के अंदर में क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं, क्या सुधार हो सकते हैं, तो अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करना अगर ज़रूरत है तो, टेक्नोलॉजीज़ कैसे हमें चेंज करनी चाहिए समय के साथ में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर करने का काम इसी I4C का है। अब दोस्तों इसी I4C के अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स में यानी इसके अंदर भी कुछ अलग अलग चीज़ें आती हैं। जैसे सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट। ये जो यूनिट है इसका मेन काम क्या है भाई? साइबर क्राइम से संबंधित जो भी थ्रेट्स, जो भी खतरे हैं उसको लेकर रिपोर्टिंग करना। दूसरा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो साइबर क्राइम कंप्लेंट्स हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है। फिर है नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे यहाँ पर साइबर क्राइम के केसेस को हैंडल किया जा सकता है। देन नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट एंड द नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लैबोरेटरी, यानी ये इन्वेस्टिगेशन वाली बॉडी। तो ये सारे के सारे जो बॉडीज़ हैं दोस्तों अलग अलग, ये सभी बॉडीज़ किसके कंपोनेंट्स हैं? इसी I4C के। ये सभी बॉडीज़ किसका हिस्सा है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के, ध्यान रखिएगा। तो ये I4C की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन नोट डाउन करना, I4C क्या करता है? सभी एकेडमिक, इंडस्ट्री, पब्लिक और गवर्नमेंट को साथ में लेकर आने का काम करता है कि साथ में मिलकर
ये क्या करेंगे, साइबर क्राइम्स के केसेस को रोकने की कोशिश करेंगे, डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और कोई केस अगर हुआ भी है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम भी ये I4C करेगा। इसलिए I4C इन सबको साथ में लेकर आने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं एक और रेलिवेंट आर्टिकल पर। बात हो रही है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में, जिसके बेसिस पर आज का थंबनेल भी लगा हुआ है, क्योंकि थंबनेल थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्या है मैटर, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इजिप्ट के अंदर में आपको ये पिरामिड्स के बारे में पता होगा, देखे होंगे फोटोज़ में। अब ये जो पिरामिड्स है दोस्तों, इनके पीछे कई सारी ऐसी मिस्ट्री है, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी रहस्य ही हैं, उसके बारे में कोई जानकारी निकाल नहीं पाया। हाँ, अब जानकारी जब मिलती नहीं है, कोई एक ठोस सबूत नहीं मिलता, तो कहानियाँ बहुत सारी होती हैं। वही हाल यहाँ पे है कि भाई ये कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला प्लांट बनाया था उन लोगों ने, या ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे कई सारी जो मतलब कह सकते हो कि मिस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर फैली हुई हैं, क्योंकि कोई ठोस एविडेंस नहीं है, तो अलग अलग कहानियाँ बन जाती हैं इस पिरामिड ऑफ गीज़ा को लेकर। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जानेंगे, जैसे अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो कैसे आप उसको हैंडल कर पाओगे। अब बात यह है, हम क्यों जानना चाहते हैं इसके बारे में, क्यों आखिरकार जाने हम, अचानक से न्यूज़ में क्यों आ गया। न्यूज़ में इसलिए आ गया दोस्तों क्योंकि हाल ही में एक मिस्टीरियस स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया है इस पिरामिड ऑफ गीज़ा में। ठीक है, जो कि यहाँ पर हम इस पिरामिड के बारे में जो भी सोच है वो हो सकता है थोड़ी सी चेंज हो जाए, थोड़ा पर्सपेक्टिव लोगों का चेंज हो जाए। तो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कवर किया गया, जिस वजह से ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा न्यूज़ में बने हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं असल वाले इंफॉर्मेशन की। तो जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, इसको हम ग्रेट पिरामिड या ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से भी जानते हैं। ये एंशिएंट इजिप्टियन पिरामिड है दोस्तों। इजिप्ट के अंदर में जो इजिप्ट नाम का देश है, वहां पर ये पिरामिड्स आपको नजर आएंगे। वैसे पिरामिड्स इजिप्ट में बहुत सारे हैं, इनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिरामिड्स है, बड़े साइज के, ह्यूज साइज के, एक साथ बने हुए हैं। उनमें से सबसे बड़ा है पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। ठीक है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। ये कहाँ पे लोकेटेड है, गीज़ा प्लेट्यू पर। देखो इजिप्ट, मान लो ये है, मैं मैप नहीं लेके आ पाया हूँ, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मान लो ये इजिप्ट है। तो इजिप्ट में यहाँ पर नाइल नदी से गुजर रही है। ठीक है, अब नाइल नदी के वेस्टर्न साइड में जो कायरो शहर है दोस्तों, वहीं पास में ही आपको ये पिरामिड ऑफ गीज़ा नजर आएंगे। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। क्वेश्चन ये है, ये पिरामिड्स किसके थ्रू बनाए गए? ये बनवाए गए थे खुफू के थ्रू। खुफू यानी कि इजिप्ट के जो 4थी डायनेस्टी थी, उसके दूसरे किंग थे, दूसरे राजा थे। कहने का मतलब है जो ये पिरामिड्स बनवाए गए दोस्तों, ये अलग अलग राजाओं के थ्रू बनवाए गए, है ना। ये पिरामिड्स बहुत पुराने हैं, लगभग आज से 4500 साल पुराने पिरामिड्स हैं। इतने ह्यूज लेवल पर बनाए गए, इतने ऊंचे पिरामिड्स बनाए गए। ये कंस्ट्रक्शन कैसे क्या होगा? और दोस्तों पता है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई एक चीज़ है, ये छोटे छोटे स्टोन्स, और छोटे छोटे नहीं, कहने का मतलब छोटा स्टोन है, लेकिन वो पिरामिड के हिसाब से देखोगे तो बड़ा स्टोन, एक हाथी से ज़्यादा वजन का पत्थर, इस तरीके से अलग अलग स्टोन्स को एक के ऊपर एक लगाकर दोस्तों ये पिरामिड्स बनाए गए। यही तो एक मिस्ट्री है कि आखिरकार ये कैसे किया गया, जब उस समय पर कुछ नहीं हुआ करता था, कोई व्हील्स नहीं थे या कुछ भी नहीं था, तो ये स्टोन्स कैसे पहुंचाए गए इतने ऊपर? ये यहाँ पर दोस्तों एक मिस्ट्री बनी हुई है। ऐसी कई सारी और मिस्ट्रीज हैं कि भाई पिरामिड की ज़रूरत क्या थी, क्यों बनवाए गए। हाँ, हालांकि इस वाली मिस्ट्री को कई लोगों ने सॉल्व किया कि पिरामिड नहीं है, बेसिकली मकबरा है जहाँ पर राजा है। ठीक है, राजों को यहाँ पर, वहाँ के जो राजा थे उनको दफनाया भी जाता था, उनके ताबूत वगैरह देखने को मिले, लेकिन डेड बॉडी किसी की नहीं मिली है, ये भी बात क्लियर कर दूं। अब बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि जो आईफिल टावर है, आईफिल टावर जब तक नहीं बना था, आईफिल टावर कहाँ पर है? फ्रांस में, पेरिस के अंदर। जब तक ये नहीं बना था तब तक हमारे पूरे दुनिया में इंसान के थ्रू बनाया हुआ सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर ये ग्रेट पिरामिड ही हुआ करता था, जो 3 से 4000 साल पुराने हैं और ऐसे ही बरकरार हैं अभी भी। चाहे कितने ही वेदर बदल गए, कुछ भी हो गया, अभी भी बरकरार हैं। लेकिन जब आईफिल टावर बना तो इसकी हाइट सबसे ज़्यादा हो गई। अब दोस्तों जो गीज़ा पिरामिड है, ये सबसे पहली बार एक्सकवेट करे गए थे मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। इसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की 1880 में बाय सर विलियम मैथ्यूज फ्लिंडर्स के थ्रू, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। अब इसी गीज़ा पिरामिड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए जाते हैं, जैसे कि जो ये पिरामिड है, इसको बनाया गया था तब ये 481 फीट ऊंचा था, 481 फीट ऊंचाई थी इसकी। लेकिन आज इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम हो गई। रीज़न क्या है? यहाँ पे इरोजन हुआ है। इरोजन कहने का मतलब यहाँ पर जो भी धूल थी, मिट्टी थी, रेत थी, वो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी बहुत खत्म हुई है ऊपर से, जिसकी वजह से जो पिरामिड इसकी हाइट थोड़ी कम हुई है। यह अब 455 फीट टॉल है।
इसका जो बेस साइज है वो 755 फीट लॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। तो इसका बहुत बड़ा सा बेस है, फिर उसके ऊपर सीधा ये खड़ा होता चला गया, एक ऊंचाई पर चोटी है। प्लस बोला जा रहा है कि इस पूरे पिरामिड में दोस्तों एक खास बात है। अच्छा, खास बात पता है क्या है? खास बात यह है कि इन पिरामिड्स के अंदर में 2 मिलियन से ज़्यादा जो स्टोन है उनका यूज़ किया गया है, और हर एक स्टोन का जो वज़न है, जो उसका वेट है, वो है 2000 पाउंड्स यानी 907 किलोग्राम। मतलब आप इमेजिन करो, 2 मिलियन स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है और हर एक स्टोन का वजन 907 किलोग्राम। कैसे इनको अरेंज किया गया होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर में? नाउ अब जब इस ग्रेट पिरामिड्स को और डिटेल से देखा गया तो इसमें 3 मेजर रूम्स पाए गए, 3 कमरे देखने को मिले। एक किंग का चैम्बर, राजा का, दूसरा रानी का चैम्बर एंड तीसरा ग्रैंड गैलरी। कुछ छोटी मोटी टनल्स भी दोस्तों यहाँ पर इन पिरामिड्स के अंदर में नजर आई। ये जो ग्रेट पिरामिड का मेन कोर वाला रीजन है दोस्तों, वो येलोइश लाइमस्टोन ब्लॉक्स का यूज़ करके बनाया गया, तभी आपको येलोइश कलर का वो नजर आएगा। अब यहीं पर इस पिरामिड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यानी फैक्ट्स भी बताए जाते हैं। जैसे ये जो पिरामिड है दोस्तों, ये जो 3 पिरामिड्स हैं, ये फोर्थ डायनेस्टी पिरामिड जो चौथी डायनेस्टी थी तभी के पिरामिड्स आपको नजर आएंगे। अब बात यह है, ये जो तीनों पिरामिड्स हैं साथ में जो बने हुए हैं, इनको अलग अलग तरीके से डेजिग्नेट किया गया है। एक को खूफू है, दूसरा खाफरे है और तीसरा है मेनकोरे। ये बेसिकली यहाँ पर नाम दिया गया है उन राजाओं के ऊपर जिन्होंने यहाँ पर ये बनवाए थे। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर ये पिरामिड्स बनवाए थे, उन्हीं के बेसिस पर ये नाम दिया गया। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इजिप्ट के अंदर में चौथी डायनेस्टी थी, काफ़ी बड़ी डायनेस्टी थी। ठीक है, उस समय पर यहाँ पर कह सकते हो कि राजा थे, सेकंड किंग थे, चौथी डायनेस्टी के दूसरे राजा थे खूफू। ठीक है, उसी चौथी डायनेस्टी के जो फोर्थ किंग थे वो यहाँ पे थे खारे, और ये खारे के लिए बनाया गया था दूसरा वाला, और पहला वाला खूफू के लिए बनाया गया था, और तीसरा वाला मेनकोरे के लिए बनाया गया था। ये चौथी डायनेस्टी के 5वें किंग थे। ये यहाँ पर दोस्तों दिखाया गया, समझ गए? जो ये पिरामिड ऑफ गीज़ा है, ये अभी भी हमारे 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर में, मतलब जो दुनिया के 7 अजूबे हैं दोस्तों, उसी में यहाँ पर आपको ये पिरामिड ऑफ गीज़ा भी नज़र आता है। कुछ और फैक्ट्स अगर जानना चाहो तो बताया जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाने में लगभग 20 साल लग गए थे। और कितने ब्लॉक से बनाया गया है मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, एक बात और, पिरामिड के ऊपर से दोस्तों जब हम देखते हैं तो ऊपर यहाँ पे नज़र आता है कि ये पिरामिड्स नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट को यहाँ पर दर्शाता है। हालांकि मतलब थोड़ा सा एरर है, थोड़ा सा बस, लेकिन वैसे एक्यूरेटली दर्शाता है। तो उस समय पर लोगों को किस तरीके से अंदाजा, मतलब आज के अगर आप देखोगे तो हमारे पास में कितनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कंपास वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। सब कंपास भी नहीं था तब यहाँ पर किस तरीके से इनको ऐसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया गया, ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन है। उस समय पर क्या लोगों को इतनी ज़्यादा जानकारी हुआ करती थी? क्या उनके पास में कोई शक्ति थी, कोई मैजिक था, या कैसे बनाया गया? कुछ लोगों का कहना है एलियंस बना गए। तो ऐसी कई सारी मिस्ट्रीज है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं, और जब तक ठोस एविडेंस नहीं मिलेंगे तब तक ये सॉल्व होगी भी नहीं। धीरे धीरे करके एविडेंस मिलते रहेंगे और ये सॉल्व होती चलेगी। समझ गए? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे बात हो रही है सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। अभी के समय पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। क्या है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ज़रा डिटेल से जान लो दोस्तों। क्योंकि सरिस्का टाइगर रिजर्व बेसिकली यहाँ पर इसको 46 साल हो गए एक टाइगर रिजर्व का दर्जा हुए दिए हुए। ठीक है, हमारे देश में जो कह सकते हो कि फर्स्ट 12 टाइगर रिजर्व से उनमें से ये आता है, लेकिन फिर भी अभी तक इसको स्टेट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर में एक ओनरशिप नहीं मिली है, जिस वजह से न्यूज़ में है। पहला क्वेश्चन, कोई भी टाइगर रिजर्व, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई भी नेशनल पार्क अगर खबरों में होता है तो सबसे पहली चीज़ उसका लोकेशन आपने पढ़ना होता है। लोकेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व दोस्तों राजस्थान के अंदर जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, अरावली हिल्स में आपको ये सरिस्का टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। ये दुनिया में पहला रिजर्व आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर सक्सेसफुली हमने टाइगर्स को रिलोकेट किया था। सरिस्का जो जगह है दोस्तों ये फेमस है पुराने मंदिरों के लिए, बड़े बड़े पैलेसेस हैं, महल हैं, लेक्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी फेमस ये माना जाता है। यहाँ की टोपोग्राफी देखोगे तो कई सारे हिल वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। वेजिटेशन देखोगे तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट नज़र आएंगे। फ्लोरा देखोगे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे की स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। प्लस जानवरों के भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाते हैं, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला।
अगर कुछ पूछा गया तो सीधा सीधा आपका एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाएगा कि भैया सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, फटाफट बता दो। तो चलिए दोस्तों, टाइम हो चुका है हमारे टेस्ट का, प्रीलिम्स रैपिड फायर टेस्ट सीरीज का। जो भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, दिमाग लगा कर सुना है, देखते हैं कितना अच्छे से सुना है। पहले स्टार्टिंग में आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, उनके आंसर्स हाथों हाथ लिखते हुए चलना। फिर लास्ट में एक साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा, उसको चेक करना, रीमैच करना और देखना कितने सही किए कितने गलत किए, और बिल्कुल सच्चाई से जो स्कोर आया उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। जितने गलत हैं कोई बात नहीं, सही है कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिले। ये पिरामिड ऑफ गीज़ा कौन से देश में लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए पेरू, बी मैक्सिको, सी इजिप्ट या फिर डी इराक। बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर हर कोई व्यक्ति देगा नीचे कमेंट सेक्शन में, वो भी बिल्कुल सही। दूसरा, एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कौन से राज्य में लोकेटेड है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी असम या फिर डी राजस्थान। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगेन एक और सिंपल क्वेश्चन, दोनों के दोनों बिल्कुल सही होने चाहिए हर एक व्यक्ति के। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर बात हो रही है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में, दैट इज I4C। तो I4C को लेकर आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इस इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। ये इस मंत्रालय के अंदर में आता है ताकि साइबर क्राइम से लड़ा जा सके। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो I4C है दोस्तों, ये अकेडमी, इंडस्ट्री, पब्लिक, गवर्नमेंट सबको साथ में लेकर आता है कि सब मिलकर काम करें साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में, डिटेक्ट करने में और इससे लड़ने में। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नौ एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज तरकश। एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, आतंकवाद के खिलाफ इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है। लेकिन यह अभ्यास इंडिया के साथ साथ कौन सा दूसरा देश है जिसके बीच में कंडक्ट किया जाता है, यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए जापान, बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम या फिर डी नेपाल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में। एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को लेकर। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को देखते हुए दो स्टेटमेंट्स आपके सामने, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ने का काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट, ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को दोस्तों ये तब बना था, ये फॉर्म तब हुआ था जब जो अरेबियन प्लेट है दोस्तों वो अफ्रीकन प्लेट की साइड में मूव की। अरेबियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट की साइड में गई, तब ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर बना। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं। एक और क्वेश्चन है आर्मर्ड सेलफिन कैटफिश को लेकर। तो ये जो मछली के बारे में अभी आपने पढ़ा था, इस कैटफिश को देखते हुए आपके सामने फिर से दो स्टेटमेंट्स है, बताइए कौन सा सही है। पहला, ये जो कैटफिश है दोस्तों, इसको हम एज अ इन्वेजिव स्पीशी भी कंसीडर करते हैं, एज अ इन्वेजिव स्पीशी मानी जाती है। सेकंड स्टेटमेंट, ये कैटफिश जो है इसके अंदर में ये भी एबिलिटी है कि कुछ ऐसी कंडीशन जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए उसमें भी आराम से ये रह सकती है। तो बताइए दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। अब वो चेक करने के लिए मैं आपको एक साथ सभी आंसर्स बता रहा हूं ताकि आप चेक कर सको, बताओ भाई कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। चलिए आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कैटफिश को लेकर, बताइए दो स्टेटमेंट्स है, दोनों में से कौन सा सही है। तो पहला, ये क्या ये एक इन्वेजिव स्पीशी है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, क्या इसके अंदर एबिलिटी है कि ऑक्सीजन डिप्राइव्ड कंडीशंस में ये एंड्योर कर सकती है, ये भी सही बात है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को देखते हुए बताइए दोनों जो स्टेटमेंट है, पहला क्या ये मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ने का काम करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, क्या ये अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के आपस में आने की वजह से हुआ है, नहीं। ये जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है दोस्तों, ये अफ्रीकन प्लेट यूरोपियन प्लेट के पास में जब गई है उसके बाद फॉर्म हुआ है। तो यहां पर सेकंड वाला गलत है, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया एक्सरसाइज तरकश, जो एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, ये इंडिया के साथ साथ कौन से दूसरे देश के साथ में कंडक्ट की जाती है। तो भारत के साथ दोस्तों अमेरिका, ये दोनों मिलकर इस जॉइंट अभ्यास को कंडक्ट करते हैं। फिर आपसे पूछा गया I4C के बारे में, दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। क्यों? पहला बोलता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये मंत्रालय नहीं है। जरा आप रिकॉल करके मुझे बताओ कौन सा मंत्रालय है जिसके अंडर में I4C आता है, बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, यहीं पर लिख देना उस मंत्रालय का नाम।
दूसरा वाला सही है कि हाँ, ये जो बॉडी है, जो सेंटर है, ये अकेडमी, इंडस्ट्री, पब्लिक, गवर्नमेंट सबको साथ में लेकर आती है साइबर क्राइम्स को टैकल करने के लिए। फिर आपसे पूछा गया सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, आसान सा क्वेश्चन और आसान सा उत्तर राजस्थान। फिर आपसे पूछा गया ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, एकदम सबसे आसान क्वेश्चन यही था पूरे उसमें, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इजिप्ट। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज का डिस्कशन, आज के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से पूरे वीडियो लेक्चर को अटेम्प्ट किया होगा। तो क्या स्कोर आया है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।